बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 का दूसरा पाठ आरोहण। इस पाठ के लेखक हैं संजीव और आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। लेखक संजीव द्वारा लिखित इस पाठ में पर्वतीय प्रदेश का जीवन, वहाँ के निवासियों का संघर्ष, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश आदि का सुंदर चित्रण है। लोग अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन जीकर भी पहाड़ छोड़कर नीचे आने को तैयार नहीं हैं। उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को यात्रा वृतांत के रूप में लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया है। रूप सिंह पूरे 11 साल बाद अपने पैतृक गांव माही लौट रहा था। उसके साथ उसके गॉडफादर का बेटा और IAS ट्रेनी मित्र शेखर भी था। उन दोनों को बस ने देवकुंड के स्टॉप पर उतार दिया। यहाँ से पर्वतीय रास्तों से होकर रूप को अपने गांव माही जाना था, जो देवकुंड से 15 किलोमीटर दूर था। रूप सिंह ने देखा कि उसके गांव तक अभी तक कोई पक्की सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में वह अपने मित्र शेखर को गांव तक पैदल ले जाने में अपनी तौहीन समझ रहा था। इस समय सवेरे के 10 बज रहे थे और गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम हो ही जाती थी। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और वादियों के मनोरम दृश्य देखने में मग्न था, परंतु रूप सिंह को देवकुंड और माही के बीच पसरे पहाड़, उसके पीछे धुंध जैसे बादल और 10,000 फीट की ऊंची पहाड़ी चढ़ाई नज़र आ रही थी। उसने चाय पीते हुए चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा नहीं मिलता क्या? चाय वाले ने प्रत्युत्तर में पूछा, आपको कहाँ जाना है? रूप सिंह ने जवाब दिया, माही, सरगी से पहले का गांव। चाय वाला कुछ सोचता रहा और आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को आवाज़ दी। वह किशोर महीप 2 घोड़े लेकर आया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े। चाय वाले ने 100 रुपये मेहनताना पहले ही तय कर दिया था। महीप उनके साथ साथ पैदल चल रहा था। दोनों आपस में पत्थरों और पहाड़ों के किस्से के बारे में बातें कर रहे थे और अपनी बातों में महीप को भी शामिल करना चाह रहे थे, पर वह अनिच्छा प्रकट कर उनके साथ गुमसुम सा चलता जा रहा था। वे पहाड़ी रास्ते पर बढ़ते ही जा रहे थे कि कहीं दूर से अज्ञात नारी कंठ से एक दर्द भरा गीत गूंज उठा, जिसे सुनकर रूप सिंह भावुक हो उठा। अचानक उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ तरोताज़ा हो उठी। उसने शेखर को बताया कि एक बार जब वह माही से भागकर देवकुंड जा रहा था, तब उसके बड़े भाई उसे खोजते खोजते आए और उसका हाथ पकड़कर वापस ले जाने लगे। उनसे हाथ छुड़ाने के लिए उसने अपने बड़े भाई को अचानक धक्का दे दिया। बड़े भाई के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि तब वह भी उनके साथ नीचे गिरता चला गया। फिर उनके बीच एक पेड़ आ गया, जिसके एक ओर वह और दूसरी ओर उसके भूप दादा लटक गए। वे बहुत ही सख्त जान थे। वे समझ रहे थे कि अपनी ही गलती से फिसले हैं, अतः खुद को ही कसूरवार समझ रहे थे। खैर, वे जैसे तैसे मुझे खींचकर ऊपर ले आए और पत्ते निचोड़कर मेरी खरोंच के ऊपर लगाए, जिसके दाग अभी भी हैं। इसके बाद वे पर्वतारोहण का प्रसंग छेड़ बैठे। आरोहण के साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि कब वे ढलान से उतरकर मैदान में चले आए। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के निकट आने से वह मैदान संकरा होता जा रहा था। संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था कि उनकी दृष्टि एक 14-15 वर्षीय लड़की पर पड़ी, जो भेड़ें चरा रही थी। यह देख शेखर रूप से पूछ बैठा कि क्या उसे कभी किसी लड़की से प्यार हुआ था। रूप सिंह ने बताया कि उसे इससे भी ज़्यादा सुंदर
शैला नाम की लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन वह उम्र में उससे बड़ी थी। रूप उस लड़की के लिए बुरूस के फूल तोड़ लाता था, या कहीं सेब, आड़ू आदि मिल जाते तो सबसे पहले शैला को लाकर देता था। उसकी भेड़ें हाँकता था और वह बैठी बैठी स्वेटर बुना करती थी। बाद में पता चला कि वह स्वेटर शैला उसके भूप दादा के लिए ही बना रही थी। इसलिए शैला को मनाने की रूप की तमाम कोशिशें बेकार चली गई। महीप इन दोनों की बातें सुनता जा रहा था, जैसे उनकी बातों में उसे भी आनंद मिल रहा हो। रास्ते में रूप सिंह ने शेखर को वह स्थान दिखाना चाहा जहां शैला भेड़ें चराया करती थी और वे दोनों मिला करते थे। परंतु अब वहां चरागाह और झरने न देखकर रूप चौंका। उसने महीप से पूछा कि तू हमें कहाँ ले जा रहा है? महीप ने जवाब दिया, माही, और बताया कि पहाड़ के धंस जाने से वे सब चरागाह आदि कब के दब ढक गए हैं। शेखर महीप के बारे में, उसके कठोर रोजगार, खतरनाक रास्ते के बारे में सोच रहा था। उसने महीप से उसके बारे में कुछ पूछना चाहा, पर महीप ने इतने खराब रास्ते का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया और घोड़ों को कुछ हाँकते निर्देश देते आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चलकर झरने पर महीप ने घोड़ों को पानी पिलाया और खुद भी पानी पीने लगा। घोड़ों को पानी पीता देख रूप ने शेखर से फिर बात शुरू कर दी और उसने शेखर को बताया कि किस तरह शेखर के पिता कभी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे और रास्ता भटक गए थे। तब रूप ने ही अपनी चुस्ती दिखाकर उन्हें पहाड़ पार करवाया था, जिससे वे खुश होकर रूप को भी अपने साथ मसूरी ले गए थे और तब से वहीं रहकर उसने 11 साल बिता दिए थे। तभी महीप ने उन्हें आवाज़ देकर आगे चलने के लिए कहा। जैसे जैसे गांव निकट आता जा रहा था, रूप सिंह को सुपिन नदी, जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, अपना खेत, अपना घर, बाबा, माँ और भूपदाता के अलावा केदार कांठा, दुर्योधन का मंदिर सब याद आता जा रहा था। गांव पहुंचकर उसने महीप को 100 रुपये की बजाय 10-10 के 12 नोट दिए। रूप सिंह ने उससे रुकने का आग्रह भी किया, पर वह एक घोड़े पर सवार होकर दूसरे को हाँकता हुआ देवकुंड की ओर वापस मुड़ गया। 2 अजनबियों को आया देख गांव के कुछ आदमी और औरतें वहां एकत्रित हो गए। रूप सिंह ने आगे बढ़कर एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, करीब 11 साल पहले यहाँ राम सिंह रहते थे, जिनके 2 लड़के भूप सिंह और रूप सिंह थे तथा उनका घर हिमांग पहाड़ के नीचे था। यह सुनकर बूढ़े त्रिलोक सिंह ने बताया कि रूप तो बहुत पहले ही यहाँ से भाग गया था। तब रूप ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वही रूप सिंह है। किसी अन्य व्यक्ति ने उससे पूछा कि अब तक वह कहाँ था। तब रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में 4000 रुपये मासिक की आमदनी वाली नौकरी के बारे में उन्हें बताया और अपने घर जाने की अनुमति मांगी। उस पर त्रिलोक सिंह ने उसे बताया कि अब उसके माता पिता और उसका घर नहीं रहा। उन्होंने ही भूप सिंह, उसकी पत्नी और उसके बेटे के बारे में भी रूप सिंह को बताया। तभी वहाँ भूप सिंह आ गए। रूप सिंह ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए और शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर भूप सिंह ने उनके बैग कंधे पर उठाए और उन्हें साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। पहले तो वे पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, पर जल्दी ही थक कर रुक गए। अब भूप सिंह कमर में मफलर बांधकर बारी बारी से उनको चढ़ाकर घर ले गए। ऊपर पहाड़ की पीठ पर कुछ समतल भूमि पर खेती की गई थी और वहीं बगल में 2 छानी थी, जिसमें एक के नीचे खड़ी औरत भूप सिंह की पत्नी थी। उन्होंने खाना खाया और सो गए। रात में बहुत जोरदार वर्षा हुई। अगले दिन नाश्ते पर सब एक साथ बैठे, भुनी मक्के की बाल और चाय। नाश्ते पर ही भूप सिंह ने पहाड़ धसकने और खेत, मकान
माँ बाबा सब के मलबे में दबने और खुद के किसी तरह बचने की बात बताई। उसने अकेले पड़कर मुसीबतें झेलने और सब कुछ खोने के बाद मौत की पीठ पर बैठने की कहानी सुनाई। बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि किसी तरह मलबा हटा हटाकर खेती करना शुरू किया। शैला को भी ले आया। अब दोनों ने खूब परिश्रम किया। खेतों को सींचने के लिए झरने का रुख मोड़ दिया। इसी बीच शैला को बच्चा होने वाला था, इसलिए तब वह दूसरी औरत ले आया ताकि खेती का काम होता रहे। शैला ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम महीप रखा गया। महीप 9 साल का था तभी शैला ने सुपिन नदी में छलांग लगा दी। महीप उसे ही यानी भूप सिंह को ही शैला की मौत का जिम्मेदार मानता था, इसलिए वह अब तक भूप सिंह से दूर ही रहता था। अब रूप सिंह और शेखर समझ गए कि क्यों कल महीप ने उनसे ठीक से बात नहीं की थी। यह सब बताते हुए भूप सिंह का गला भर आया। रूप ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर वे साथ जाने को तैयार न हुए। तब रूप ने उनसे कहा कि यह पहाड़ कभी भी नीचे आ सकता है। सब नीचे चले गए हैं, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? तब भूप सिंह ने भावुक होकर कहा कि कौन कहता है मैं यहाँ अकेला हूँ। यहाँ माँ है, बाबा है, शैला है जो सब सोए पड़े हैं। यहाँ महीप है, बैल है, मेरी घरवाली है और इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे अक्सर बातें करता हूँ। अब तो जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ना ये बैल यहाँ से नीचे उतर सकते हैं और ना ही मैं। भूप सिंह पहाड़ से अपना लगाव न त्याग सके और रूप सिंह के साथ नीचे नहीं आए।